राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल जोधपुर के सर्किट हाउस में मीडिया से बात की है। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने अपने प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली का दिया गया बयान बीजेपी ने आजादी प्राप्त करने के लिए उंगली तक नहीं उठाई का जवाब भी दिया। आपको बता दें, जोगाराम पटेल ने कहा कि जो आजादी के समय पैदा भी नहीं हुए वो तरह तरह की शिक्षा और बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनेक लोगों ने आजादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया, उन्होंने इतिहास में अपना नाम लिखवाने का भी प्रयास नहीं किया और हमारा फर्ज बनता है कि उनके संघर्ष को हम भूले नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये बताए कि आजादी की प्राप्ति के लिए इन लोगों ने बड़ा संघर्ष किया है और दुख झेलना पड़ा है, परिवार को छोड़ना पड़ा। मेरा उनसे कहना है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हो, समाज सेवी हो या प्रत्याश या अप्रत्यक्ष रूप से आजादी प्राप्त करने में योगदान देने वाले व्यक्ति हो, उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आपको बता दें, जोगाराम पटेल ने टीकाराम जूली का घेराव किया है। उनके दिए गए बयान पर उन्होंने कटाक्ष किया कि जो लोग आजादी के समय पैदा भी नहीं हुए थे वो आजादी के बारे में बता रहे हैं। तो टीकाराम जूली के आजादी वाले बयान पर विपक्ष पार्टी की तरफ से घेराव किया गया है। आजादी के समय पैदा भी नहीं हुए और वो भाषण दे रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजस्थान के 12 जिले के दुर्गम पहाड़ी इलाके में एक मिसाल कायम हुई है, जहां वर्षों से अंधेरे में जीवन बिता रहे सहरिया समुदाय के घरों में अब उजाला फैल गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत जिला प्रशासन की तत्परता और इच्छा शक्ति ने वो कर दिखाया जो सालों से सिर्फ एक सपना था। अब वहां के लोगों में खुशी और उत्साह है। जिला कलेक्टर रोहिताश्वर सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की मंशा है कि कोई भी व्यक्ति विकास से वंचित ना रहे। दुर्गम क्षेत्र में भी अगर जनभावनाएं हैं तो हमें वहां पहुंचना ही है। 12 के दुर्गम अंचल में पहुंची रोशनी। आपको बता दें, वहां पे रोशनी की सुविधा यानी बिजली की सुविधा जो है इस गांव में पहुंची है, जिससे लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबे समय से ये गांव जो था वो बिजली से वंचित था। दुर्गम क्षेत्र में ये गांव है और वहां के लोग बिजली से वंचित थे, जिसके बाद सरकार के प्रयास और प्रशासन की इच्छा शक्ति से ये कार्य किया गया है और घरों में बिजली पहुंचाई गई है। तो 70 साल बाद इस गांव में बिजली आई है। हमारा ये 40 साल से अंधकार में पड़े थे और ये सरकार ने बहुत अच्छा किया तो हमारे लिए लाइट आ गई और सबसे अच्छी बात खुशी की, हमारे बच्चा बच्ची सभी लाइट में, पंखा में, सभी बात की आनंद है और सरकार ने हमारे संग बहुत अच्छा की। कौन सा गांव है? ये सनवाड़ा कॉलोनी है सर। कहाँ पर है स्थित? ये ग्राम सनवाड़ा की है, वहाँ से ही हम जहाँ आ गए हैं साहब, सनवाड़ा कॉलोनी। एमपी में आता है? राजस्थान? नहीं, राजस्थान में है सर। एमपी तो लास्ट बॉर्डर पे। हाँ जी, लास्ट। बिजली के लिए सब बहुत संघर्ष करना पड़ा था कि हमको आवेदन करते करते ये 4-5 साल हो गए कि लाट आएगी तो कोई ने सुनवाई नहीं हुई थी। जब जो कलेक्टर साहब का जी रखी थी कि साहब आप कुछ नाम कर जाओ तो ठीक है, तो कहीं मैं आपके गांव में आऊँगा, नाम करूँगा, आपका काम कर दूँगा। तो हमारे साहब ने लाट लगवा दी साहब, बहुत खुशी की बात है। और हम आज उजाला में बच्चे भी पढ़ लेंगे, हम पंखा की हवा में सो लेंगे। नहीं, हम तो उजाला देख ही नहीं पा रहे थे। कितने वर्षों से उजाला नहीं था? यह तो सब 25 वर्ष तो हमको आए हैं इस गांव बसाते हो गए। और सनबड़ा में तो हम 70-80 साल से, मेरे पापा 90-80 साल के मर गए, वो जब से लाट थी नहीं। अब कैसा लग रहा है लाइट देख? अब लाट लग रही तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे मन में भी खुशी है और प्रशासन को भी खुशी दे रहे हैं कि ठीक है, ऐसा प्रशासन हो तो देश को सुधारे, गांव को सुधारे, घर आज़ाद हो, देश आज़ाद हो। क्योंकि वो मेन हैबिटेशन जो गांव था उससे दूर जाके बसे हुए थे, क्योंकि जैसे आपको पता है पीवीटीजीज हैं हमारे भाई बहन, तो ये अधिकतर या तो दूर थोड़ा बसते हैं या फिर जंगल के बीच में जाके अपनी जो सहराना कहलाता है वो बसाते हैं। तो एक अलग से सहराना था और चारों तरफ इसका जंगल था। रास्ता भी जो है नदी नालों को पार करके जाना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे अभी तक कोई लाइन बिछ नहीं पाई थी। परंतु क्योंकि इसमें RDSS के सर्वे में उसको इंक्लूड कराया गया था और इसकी परमिशन लेकर के, स्पेशल परमिशन लेकर के तत्काल इसकी लाइंस डाली गई थी।
अब कोशिश ये रहेगी कि जो बाकी जो लाभ हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर से भी उसको जोड़ करके 100% सुविधाएं उनको दिलाई जा सके। राजस्थान के अधिकांश जिलों में जमकर बारिश हुई। आपको बता दें, भारी बारिश के कारण नागौर जिले में जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों में ट्रेन की पटरियों पर भी पानी में डूब गई, तो कहीं जगहों पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं। निचले इलाकों में पानी भरने के कारण स्कूली बच्चों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, शहर के फकीरों का चौक और शिवबाटी चौक में कई फीट पानी भर गया है। सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। प्रशासन ने कई जगह नाले साफ कराने की कोशिश की, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो पाई। सड़कें पानी में डूब गई। फिर शहर के ड्रेनेज व्यवस्था की भी पोल खोल दी। तो नागौर शहर का ये पूरा नजारा है, जहां सड़कें जो है वो पूरी तरह से पानी में डूब गई, जिससे जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। बारिश से सड़कें जो पूरी हैं वो जलमग्न हो गई, जिससे ड्रेनेज सिस्टम का जो पोल है वो खुल गया। आपको बता दें, प्रशासन की तरफ से किस तरह से ये लापरवाही की गई, ड्रेनेज सिस्टम को कैसा बनाया गया है, उसकी पोल जो है वो साफ खुलती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर पानी जो है वो जमा हो गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देवगढ़ ग्राम पंचायत मधारिया के वेणाखेड़ा गांव में अतिक्रमण की समस्या के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई। आपको बता दें, ग्रामीणों की शिकायत पर देवगढ़ तहसीलदार धर्मेंद्र स्वामी ने अपनी राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ ग्राम पंचायत प्रशासक अंबालाल गुर्जर भी मौजूद थे। तहसीलदार की समझाने के बाद ग्रामीणों ने खुद ही अतिक्रमण हटाने पर सहमति जताई। कि मैं माको कब्जो स्वतः उठावा, माको ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी, तो तहसीलदार साहब जो आदेश की दो ग्राम। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां विधिवत रूप से जिला और सेशन न्यायालय की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, इस मौके पर जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया, जहां जिला न्यायाधीश के द्वारा फीता काटकर इसका शुभारंभ किया गया। इसके बाद प्रथम जिला न्यायाधीश के तौर पर अनिल बेनीवाल ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान न्यायाधीश अनिल बेनीवाल ने डिडवाना के न्यायालय परिसर का जायजा लिया। जिला न्यायाधीश अनिल बेनीवाल ने निरीक्षण के दौरान सीजेएम महावीर चारण और सिविल न्यायाधीश पंकज तिवारी के साथ जिला न्यायालय के सभी कर्मचारियों से मुलाकात की। न्यायालय की शुरुआत पर अधिवक्ताओं ने बताया कि जिला कोर्ट की स्थापना से लोगों को त्वरित गति से न्याय मिलेगा और उनके मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई हो पाएगी। सभी के अथक प्रयासों से सम्माननीय डी साहब श्री बेनीवाल जी ने आज ज्वाइन कर लिया है। फीता काटकर उद्घाटन हो गया है और आज से विधिवत रूप से पूरे जिले का मालिक, न्यायिक रूप से मालिक माननीय जिला न्यायाधीश बन चुके हैं और उन्हें हम हर प्रकार से कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, डीडवाना के साथ अब जाकर पूरा न्याय हुआ है। डीडवाना बहुत पहले से जिला के लिए डिजर्व कर रहा था और यह 1933 से परगना स्तर पर अर्थात सब डिवीजन स्तर पर था। अब जब जिला बना तो जिला बनने के बाद में जिलाधीश महोदय का कार्यालय पहले हो चुका था। अब माननीय जिला सेशन न्यायालय का ऑफिस यहाँ बना है, कोर्ट यहाँ बनी है। इसके लिए डेफिनेटली पूरे क्षेत्र को सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा, क्योंकि अब तक जो भी पॉक्सो के या दूसरे अन्य केसेस थे वो डीजे कोर्ट के पास जाते थे या कभी नागौर जाते थे। अब जब जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है सस्ता और सुलभ न्याय, उस पॉलिसी के तहत सब लोगों को त्वरित सस्ता सुलभ न्याय डीडवाना में मिलेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर विजयनगर से है, जहां स्लीपर कोच और प्राइवेट स्कूल बस में जबरदस्त भिड़ंत हुई। दोनों बस की भीषण टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि हादसे में एक स्कूली बच्चे की मौत भी हो गई है और 7 से 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को विजयनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। ये घटना भीलवाड़ा किशनगढ़ नेशनल हाईवे पर विजयनगर थाने के सामने हुई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां नया गांव खुर्द के किसानों ने उनके गांव के निकट प्रस्तावित नवीन बस स्टैंड निर्माण के लिए आवंटित की गई भूमि की
पैमाइश को लेकर नाराजगी जताई है। किसानों ने शुक्रवार को बयाना के पंचायत समिति कार्यालय परिसर स्थित IT सेवा केंद्र के सामने विरोध प्रदर्शन करने के बाद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि प्रस्तावित रोडवेज बस स्टैंड के लिए आवंटित की गई भूमि की पैमाइश और सीमांकन में उनकी कृषि भूमि को भी शामिल कर दिया गया है। किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि प्रस्तावित रोडवेज बस स्टैंड की भूमि की जो पैमाइश की गई है वो गलत है। इसमें उनकी उपजाऊ भूमि का हिस्सा बस स्टैंड की सीमा में आ गया है। उन्होंने मांग किया है कि ये पैमाइश सेटलमेंट विभाग के माध्यम से कराया जाए और ग्राम दमदमा की सीमा को भी ध्यान में रखा जाए। किसानों का कहना है कि जब तक पैमाइश की ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक किसान हितों की रक्षा के लिए नवीन बस स्टैंड के निर्माण कार्य को स्थगित किया जाए। पटवारी साहब ना तो जरीब लेंगे ना ही सीट लेंगे, एक कोरा कागज या पे पेंसिल से नक्शा बना के लेके और नाप कर लाए और हमारी जमीन में जबरदस्ती 50 फुट घुस गई, कम से कम 4 बीघा जमीन में। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां के ओसियां कस्बे में शुक्रवार की शाम को भारी बारिश हुई। दिन भर बादलों की आवाजाही के बाद शाम को तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे पूरा कस्बा पानी पानी हो गया। आपको बता दें, खेतों में पानी भरने से मूंग की बुआई को काफी नुकसान भी हुआ। आपको बता दें, वहीं बारिश के चलते कस्बे की सड़कों और सीसी रोड निर्माण के लिए खोदी गई सड़कों पर जल भरा हो गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हुई। अचानक हुई बारिश ने स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी पोल खोल दी। स्थानीय लोग राहत की बजाय चिंता में नजर आए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बारां से है, जहां जिला पुलिस की विशेष टीम ने अवैध विस्फोटक सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 स्थानों से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की। एएसपी राजकुमार चौधरी को मिली सूचना के आधार पर डीएसटी टीम ने कस्बा थाना क्षेत्र के बल्लारपुर गांव में छापा मारा। इस दौरान आरोपी परमाल सिंह के घर के बारे में भूसे के बीच छुपाया हुआ विस्फोटक सामग्री और डेटोनेटर जब्त किया गया है। पुलिस ने यहां से 293 बारूद की छड़ें और 291 डेटोनेटर जब्त किए हैं, जिसके बाद पुलिस ने कस्बा थाना क्षेत्र के ही बिरमपुर गांव में छापा मारा, जहां से भी पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जब्त की, जिसकी कार्रवाई फिलहाल जारी है। हमारा जो व्रत शाहबाद है, उसमें कस्बा थाना इलाके के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम है उसने और पुलिस ने एक संयुक्त आसूचना एकत्रित करके गांव है बल्लारपुर, वहां पर जो है परमाल सिंह सन ऑफ लाखन सिंह यादव, उनके बाड़े से जो है बरामद किया है। 293 छड़ें बरामद की गई हैं और 214 डिटोनेटर बरामद करके एक मुकदमा जो है विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। 2022 में भी देवरी इलाके के अंदर इस तरीके का एक जो है अवैध विस्फोटक पदार्थ रखने वाले के यहाँ हादसा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। दूसरी कार्रवाई इसमें हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसी इलाके के अंदर कस्बा थाना क्षेत्र के बिरमपुर गांव में भी एक कार्रवाई अभी प्रक्रियाधीन है। वो पूरी होने पर उसकी सूचना प्रेषित की जाएगी। वो भी विस्फोटक से जुड़ा हुआ है सर, दूसरी कार्रवाई में भी? हाँ बिल्कुल, वो भी विस्फोटक से ही जुड़ा हुआ है और उसकी अभी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पूरी होने पर आपको सूचना दी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बयाना से है, जहां उप जिला अस्पताल में शुक्रवार को अपने पोते के उपचार के लिए आए एक बुजुर्ग ग्रामीण की जेब से अज्ञात जेब कतरे ने 40,000 रुपए पार कर दिए। शातिर जेब कतरे ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो अपने 10 वर्षीय बीमार पोते को सरकारी चिकित्सक को दिखाने के बाद अस्पताल परिसर में दवा वितरण केंद्र पर दवाएं लेने के लिए लाइन में खड़ा था। दवाएं रखने के लिए बुजुर्ग ने जेब में हाथ डाला तो जेब खाली था, जिसको देखकर बुजुर्ग के होश उड़ गए और उसने तत्काल पुलिस और अस्पताल प्रशासन को इसकी जानकारी दी। इस वारदात से अस्पताल में अन्य मरीजों और उनके तीमारदारों में भी हलचल मच गई। जानकारी के अनुसार बयाना के गांव शेरगढ़ निवासी बुजुर्ग हरि सिंह जाटो ने बताया, ये वो राशि एक दुकानदार को उधारी चुकाने के लिए लाया था, जो कि दवा लेने के बाद जैसे ही वो लाइन से बाहर आया तो चोरी हो चुका था। पुलिस द्वारा अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों का पता लगाकर उचित कार्रवाई की जाएगी।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से हुए पुनर्विकसित राजगढ़ रेलवे स्टेशन की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। फुट ओवर ब्रिज के नीचे कोटा स्टोन धंस जाने से सुरक्षा को लेकर यात्रियों में डर का माहौल बन गया है। गौरतलब है कि 22 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने इस स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण किया था। इससे पहले रेलवे की गति शक्ति परियोजना के तहत इंजीनियरों द्वारा कई बार निरीक्षण भी किया गया था। उसके बावजूद भी प्लेटफॉर्म और इस पे खामियां जो हैं वो नजर आ रही हैं, जिसे लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार शहर में जारी है। छावनी परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर कैंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने छावनी परिषद सभागार में प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि छावनी परिषद शहर भर में 5 चरणों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है, जिसके अंतर्गत 3 चरण में रक्षा मंत्रालय की बेशकीमती लगभग 5.5 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। इसके पहले चरण में सर्कुलर रोड, रामसर रोड जैसे कई जगहों पर जो है अतिक्रमण को हटाया गया है। ये बड़ी उपलब्धि जो है मानी जा सकती है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।